आप मित्रों को ये बताना अनावश्यक है कि सीधे जब आप संबोधन करें तो मित्रों जो है व्याकरण की दृष्टि से गलत है। भले बहुत ऊंचे आसन से आजकल बोला जाता है। बहरहाल मित्रों, रजा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से एक नई श्रृंखला कविता आज में आपका स्वागत है। रजा साहब को कविता में बहुत दिलचस्पी थी कला के बाद, और वो अक्सर एक ज़माने में मेरी ये से अपेक्षा होती थी कि जब मैं उनसे मिलने जाऊं पेरिस तो अपने साथ इधर प्रकाशित नए कविता संग्रह भी लेते जाऊं। तो उनका एक बड़ा संग्रह जमा हो जाता था, वो कभी कभी पढ़ते रहते थे। तो एक तरह से उनकी इस रुचि को ध्यान में रखते हुए और उस रुचि का मेरे मूल कर्म से जुड़ जाने के कारण हम लोग कविता के क्षेत्र में कई प्रयत्न कर रहे हैं। इनमें से एक ये है, हमने इसे आज कविता कहा है, युवा कविता नहीं कहा है। और ये गुंजाइश रखी है कि अगर बीच बीच में एक आध दो अधेड़ भी इसमें घुसाए जा सकें तो ऐसा भी क्या, वो भी तो बेचारे, हम लोग भी तो आखिर कविता लिखी रहे। तो बहरहाल शुरू युवाओं से कर रहे हैं। 4 कवि हैं, 2 तो दिल्ली के हैं, और जैसा हमेशा होता है दिल्ली वाले ही देर से आते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को ये बड़ा भ्रम है कि उनको बड़ा काम रहता है और काम के मारे होते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं इत्यादि इत्यादि। तो खैर 2 बाहर के हैं, एक अंबिकापुर से हैं और एक इलाहाबाद से। विवेक निराला, आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि आपको लोग देख भी तो सकें। आइए, वो कहाँ गए? और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज श्रोताओं में प्रसिद्ध चित्रकार और गुजराती कवि गुलाम मोहम्मद शेख भी उपस्थित हैं, जो रजा साहब की ही तरह बल्कि उनसे एक कदम आगे एक साथ चित्रकार और कवि भी हैं। विवेक निराला MA और DPhil वगैरह, तो अब आप डॉक्टर वगैरह भी हो गए होंगे। हाँ, इनके निराला साहित्य में दलित चेतना और निराला साहित्य में प्रतिरोध के स्वर और निराला जी की संपूर्ण बाल रचनाएं, तीनों का संपादन किया है। इनका पहला कविता संग्रह एक बिंब है यह, और उसके बाद हाल ही में ध्रुव तारा जल में राजकमल से प्रकाशित हुआ है। आजकल कौशाम्बी जनपद के एक महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। महेश वर्मा, इनको बुलाने का ये कोई कारण नहीं है कि ये अंबिकापुर से आए हैं, जहां एक जमाने में मैं भी था। हालांकि ये भी कहा जाना चाहिए कि ये बिल्कुल कारण नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। आखिर हमको पुराने अपने शहरों को थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो याद करना चाहिए। अंबिकापुर में जब मैं कलेक्टर था तो हमने दूसरा लेखक शिविर किया था। तब तक सांस्कृतिक उत्पाद शुरू हो रहा था, तो पहचान का पहला अंक वहीं निकला था। और उस समय अंबिकापुर में जो शिविर हुआ था उसमें शमशेर जी और निमी जी और ज्ञान रंजन, श्रीकांत वर्मा, प्रभात त्रिपाठी, कमलेश इत्यादि अनेक लोग आए थे। वो सब हमारे ही बंगले, इतना बड़ा बंगला था कि उसमें 16-17 कमरे थे, और हम मिला के 2.5 लोग, मैं और रश्मि और मेरा एक छोटा बेटा, बस। तो हम 3 कमरों में रहते थे, बाकी ऊपर 14 कमरे थे। तो हमने उन सब कमरों में सबको ठहरा दिया, सिवा कमलेश जी के, जिनको निबंध लिखना था और वो उन्होंने लिखा नहीं था। तो उनको सर्किट हाउस में एक कमरे में बंद कर दिया गया, बाहर से ताला लगा दिया कि जब वो पूरा कर लेंगे तो फोन आएगा तब उनको वहां से। तो उन्होंने वागर्थ की अल्पता नाम का लेख वहां के सर्किट हाउस में अंबिकापुर के लिखा। लेकिन इस लेखक शिविर में अंबिकापुर से किसी लेखक को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं जो उस
शिविर में शामिल होने के लायक कम से कम मेरी नज़र में हो। अब अगर होता तो शायद महेश वर्मा को, जिनका नाम दुर्भाग्य से खुदा जाने क्यों मैं कुमार लगा के करता रहा हूँ, जब उनका नाम महेश वर्मा है उसकी एक क्षमा। तो ये अंबिकापुर में हैं, वाणिज्य से पढ़े हैं और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में कविताओं का नियमित प्रकाशन होता है। और दुनिया आज़ाद जो पाकिस्तान की साहित्यिक पत्रिका है, और नुकात में उनके कविताओं के उर्दू अनुवादों का प्रकाशन हुआ है। और अंग्रेज़ी क्रोशियाई कविता के भी अनुवाद किए हैं और चित्रकला में गहरी रुचि है। आपका कोई संग्रह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। आजकल ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जिनका कोई संग्रह प्रकाशित ना हुआ। एक ज़माने में जब पहचान निकाली थी मैंने, तो 3 बरस में हमने 15 युवा कवियों के पहले कविता संग्रह छापे थे, जिनमें विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, चंद्रकांत देवताले, रमेश चंद्र शाह, विष्णु नागर, रविंद्र त्रिपाठी, ये सब, कमलेश, इनके पहले कविता संग्रह पहचान में छपे थे। और 3 बरस में 15, और ये इसलिए छपे थे कि मेरा कविता संग्रह तो छप गया था और मुझे बात बहुत सालती थी कि मेरे समवयसी और संभवतः मुझसे अधिक प्रतिभाशाली लोग हैं, उनका कविता संग्रह ही नहीं छपा। तो इनके मैंने सबको पहचान, जिनको याद हो, किसी को शायद रेखा को याद होगी, गुलाम को याद होगी, तो वो पत्रिका विचित्र थी, उसके 5 अंक होते थे, एक अंक में 5 अभी भी है मेरे पास। हाँ, वही छपा था। वो शायद उनकी अंतिम कहानी थी उस समय तक, कई वर्षों तक रही। अब शायद बाद में एक आध और लिख ली उन्होंने, कुछ कबाड़ है जाने क्या। बहरहाल पीयूष दहिया, यूँ तो ये हमारे सहयोगी हैं और पहले भी सहयोगी रहे हैं। इनकी एक विशेषता ये थी कि इनकी ओर मेरा ध्यान गया, मैं कभी इनसे मिला नहीं था। एक पुरोवाक नाम की पत्रिका यकायक उदयपुर से आना शुरू हुई, बड़ी अच्छी पत्रिका थी। और उसी समय मैं दुर्भाग्य से विश्वविद्यालय का कुलपति बन गया, तो उसमें हमने एक पत्रिका बहुवचन नाम से निकालने का सोचा। तो सोचा इसका संपादक किसी युवा व्यक्ति को बनाना चाहिए। तो मुझे इनका ख्याल आया। इसी तरह से मैंने फ़ोन करके इनको पता किया, पूछा कि क्या आप आके आना पसंद करेंगे। तो हाँ। अब जब आए तो थोड़ी देर बात हुई। मैंने कहा देखिए, पत्रिका में क्या छपना क्या नहीं छपना इसका निर्णय आप करेंगे, मुझे मोटे मोटे तौर पर बता दीजिए कि क्या आप छाप रहे हैं, ताकि मैं संपादकीय उसका लिख दूँ। बाकी उसमें क्या जाना है क्या नहीं जाना है ये आपकी रुचि और दृष्टि पर होगा, लेकिन आपके चयन का सार्वजनिक बचाव करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अब मैं कहा ज्वाइन कर लीजिए। अब ये गए और पूर्णानंद हमारे अधिकारी थे उस समय। तो थोड़ी देर में पूर्णानंद आए कि एक समस्या है। क्या हुआ? बोले बात यह है कि इनके पास तो बीए की डिग्री भी नहीं है, और विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री न होना। तो मैंने कहा अब तो हमने तो इनको बुलाया है, अब ठीक है हम उसको अपने कार्य परिषद से इसको कर लेंगे अनुमोदित। तो कार्य परिषद में जब हम गए तो हमने कहा कि मैंने ये ऐसा किया है। तो उसमें कार्य परिषद में एक से एक धाकड़ लोग थे, विद्यानिवास मिश्र, कृष्णा सोपती और रामस्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि। तो उन्होंने कहा कि आपने जो निर्णय किया है तो ठीक है। इस तरह से उनसे संबंध शुरू हुआ, पर इसका खैर उनकी कवि होने से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि इनकी जो हस्तलिपि है वो इतनी बारीक है कि उसको पढ़ना बहुत कठिन होता है। लेकिन सौभाग्य से ये टेलीप्रिंट नहीं, क्या कंप्यूटर पर कर देते हैं तो मैं उसको पढ़ पाता हूँ, वरना इनकी लिपि पढ़ना बहुत कठिन है। हो सकता है कि इनकी कविताएं इसीलिए ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है कि वो ऐसी लिखी जाती होंगी बेचारा पढ़ ना पाए। पर बहरहाल इन दिनों वो हमारे इन्होंने बहुत काम किया है। कवाफी की कविताओं का अनुवाद किया है, हकू शाह के कला लेखकों की संचयिता हकू शाह संचयिता का संपादन किया है, और संपादित पुस्तकों की संख्या बहुत बड़ी है। इन दिनों वो रज़ा फाउंडेशन में रज़ा पुस्तक माला हम जो शुरू कर रहे हैं उसका काम देख रहे हैं। भला उनको कई
कृष्णबलदेव फेलोशिप इत्यादि इत्यादि मिल चुकी हैं। और उनका एक कविता संग्रह तो आपका निकला है ना? जी सर। क्या नाम उसका? चिन्ह। चिन्ह, हाँ, उसका कहीं जिक्र नहीं इसमें होगा, इतना बड़ा है कि मैं पढ़ा नहीं उसको। और चौथे जो भी आना है, जिनको जो भी हाथ में नहीं है, यानी हालांकि किस झाड़ी में है ये पता नहीं, तो वो हैं चेतन क्रांति, जो राजकमल में काम करते हैं इन दिनों। वो सहारनपुर के किसी गांव में पैदा हुए थे। उनका पहला कविता संग्रह शोकनाच 2004 में निकला, और दूसरा अभी हाल में निकला है वीरता पर विचलित। उन्हें भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार भी मिला है। तो ये 4 कवि हैं, और हर एक को हम 15-15 मिनट कविता पढ़ने का आग्रह करेंगे। शुरुआत करते हैं अंबिकापुर से। इसमें 2-4 नियम हैं। एक नियम ये है कि आप धन्यवाद नहीं देंगे किसी को। ये फलाना बहुत वेदर फाउंडेशन है, हम मान के चलते हैं कि आप सभी हैं, और अपनी कविता अधिक समझाएंगे भी नहीं। मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी समझ ठीक ही है, बाकी आपको जो करना है सो करिए। रात में जब बारिश हो रही होगी वे आएंगे, टार्च से छप्पर के टपकने की जगहों को देखेंगे, और अपनी छड़ी से खपरेल को हिलाकर थोड़ी देर को टपकना रोक देंगे। ओरी से गिरते पानी के नीचे बर्तन रखने को हम अपने बचपन में दौड़ पड़ेंगे। पुराना घर तोड़कर लेकिन पक्की छत बनाई जा चुकी, हमारे बच्चे खपरेल की बनावट भूल जाएंगे। पिता को मालूम होगी एक एक शहतीर की उम्र, वे चुपचाप हिसाब जोड़ लेंगे मरम्मत का। यह बारिश की कीमत होगी जो हमारी ओर से चुपचाप वे चुकाएंगे। उनका छाता, रेनकोट और बरसाती जूता छूने की अब भी हमारी हिम्मत नहीं है। न उनके जैसा डील किसी भाई को मिला है। माँ उस सूखे रेनकोट को छू रही है, पिता आएंगे। दूसरी कविता है तुम्हारी बात। और जबकि किसी को बहला नहीं पाई है मेरी भाषा, एक शोक गीत लिखना चाहता था विदा की भाषा में, और देखो कैसे वह रस्सियों के पुल में बदल गया। दिशा ज्ञान नहीं है बचपन से, सूर्य न हो आकाश में तो रूठ कर दूर जाते हुए अक्सर घर लौट आता हूँ अपना उपहास बनाने। कहाँ जाऊँगा तुम्हें तो मालूम है मेरे सारे जतन। इस गर्वीली मुद्रा के भीतर एक निरुपाय पशु हूँ वधस्थल को ले जाया जाता हुआ। मुट्ठी भर धूल से अधिक नहीं है मेरे आकाश का विस्तार, तुम्हें मालूम है ना। किसे मैं चांद कहता हूँ और किसको बारिश। फूलों से भरी तुम्हारी पृथ्वी के सामने क्या है मेरा छोटा सा दुख। पहले सीख लूँ एक सामाजिक भाषा में रोना, फिर तुम्हारी बात लिखूंगा। इस कविता का शीर्षक है भाषा। इस विशाल पुल के पायों के नीचे भी नरबली की किंवदंतियां दबी हैं। इस विशाल पुल के पायों के नीचे भी नरबली की किंवदंतियां दबी हैं। ऊपर शांत बह रहे मटमैले पानी के नीचे बह चुका है लाल रक्त। यह ट्रक के गुजरने से थरथराया है पुल, या अनुष्ठानिक शब्दों के अनुनाद से हिल गया है इसका आंतरिक। जो शब्द हत्या को वैध बनाते थे वे आज भी हमारी भाषा में गूंज रहे हैं। जैसे कि एक नृशंस हत्या हुई थी को ऐसे याद रखना कि यहीं पर एक बलि दी गई थी। इस कविता का शीर्षक है रविवार। ये मेरे प्यारे दोस्त अविनाश हैं, उन्होंने इसकी याद दिलाई तो मैं उनके लिए इसको सुना रहा हूँ। रविवार।
रविवार को देवता अलसाते हैं गुनगुनी धूप में। अपने प्रसाद के ताखे पर वे छोड़ आए हैं आज अपनी तनी हुई भ्रिकुटी और जटिल दंड विधान। नींद में मुस्कुराती किशोरी की तरह अपने मोद में है दीवार घड़ी। खुशी में चहचहा रही है घास और चाय की प्याली ने छोड़ दी है अपनी गंभीर मुख मुद्रा। कोई आवारा पहिया लुढ़कता चला जा रहा है वादियों के ढलुआ पगडंडी पर। यह खरगोश है, प्रेमिका की याद नहीं, जो दिखा था उझल हो गया रहस्यमय झाड़ियों में। यह कविता का दिन है गद्य के सप्ताह में। हम अपनी थकान को बहने देंगे एड़ियों से बाहर नींद में फैलते खून की तरह। हम चाहेंगे एक धुला हुआ कुर्ता पैजामा और थोड़ी सी मौत। शीर्षक है सुंदरता। कोई चीज सुंदर और विश्वसनीय नहीं है पूरे तौर पर। उदाहरण के लिए कुंज में उस वृक्ष के पीछे एक दूसरे को चूमते हुए प्रेमी। वे भी पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे एक दूसरे पर। सांसों में अपेक्षित सुगंध होने न होने की शंका में उनका अस्तित्व घुल नहीं पा रहा आपस में कि पता नहीं दूसरे ने क्या सोचा होगा इस अनगढ़ता को, फूहड़ता या उत्कंठा का उत्कर्ष। कोई फूल, कोई शहादत, वो बर्फीली चोटियां, वह संगीत। हम इनके नज़दीक जाएंगे और इनका कोलाहल, इनकी अश्लीलता, क्षरण और बेतुका रंग सामने आएगा और निराश कर देगा। वह भोलापन जो विश्वास करता है और सलोना है, वह भी अविश्वसनीय हो सकता है सहज अभिनेत्रियों से भरे इस संसार में। उस सलोनेपन के धब्बे आत्मा की जीर्ण देह पर देखे जाएं बाद के किसी साल। सूर्यास्त भी विश्वसनीय नहीं है आकाश में। उसका सुबह का आश्वासन भी मारा जा सकता है अंतरिक्ष या मनुष्य की सनक में। यह हवा क्या सिर्फ जीवन लेकर आई है, कुछ और भी नहीं? यह सुंदर बच्चा, यह पानी, यह स्थापत्य और यह भाषा, इनके हर विचार में अधूरेपन की जगहें हैं जहाँ से ठंडी हवा सरसराती गुजर रही है। विवेक 15 मिनट होगा तो बताइएगा। अच्छा। पुराना दिन। तुम वहां कैसे हो गुजरे हुए दिन और साल? यह पूछते हुए पुरानी एल्बम के भुरभुरे पन्ने नहीं पलट रहा हूं। तुम्हारी आवाज आज के नए घर में गूंजती है और हमारी आज की भाषा को बदल देती है। एक समकालीन वाक्य उतना भी तो समकालीन नहीं है। यह पुरानी लय का विस्तार है और इतिहास के शिराओं का हमारी ओर खुलता घाव। वह तुम्हारे विचारों का निष्कर्ष है हमारी आज की मौलिकता, पुराने आंसुओं का नमक, आज की हंसी का सौंदर्य। मरा नहीं है कोई भी पुराना दिन। राख, धूल और कुहासे के नीचे वह प्रतीक्षा की धड़कन है। गवाही के दिन वह उठ खड़ा होगा और खिलाफ गवाही के दस्तावेज के नीचे दस्तखत करेगा। शीर्षक है आओ। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जिसकी धूप आज की धूप में शामिल नहीं है। आने वाले दिनों की हवा कुछ इस हवा में भी है, कुछ इस धूल में अगले बरस की धूल। ऐसे ही घंटे का अनुरणन, इसमें आगे की आराधनाओं की भी ध्वनियां हैं कि कोई किसी भविष्य के मंदिर में प्रवेश करेगा। आज की सुबह में भविष्य के पक्षी चहचहा रहे हैं। इस स्त्री की हुई कमीज में भविष्य की कलफ है। आज का भोजन करके आचार्य भविष्य की सींख से निकाल रहे हैं दांतों में फंसा दाना। इसी चांद के पास है भविष्य के प्रेमियों का उन्माद। इसी समुद्र के पास भविष्य की गर्जना है और भविष्य का नमक। यह पर्वत बहुत दिनों तक भविष्य का भी पर्वत रहेगा। हस्तरेखा शास्त्री की हथेली पर नहीं, आज की जमीन पर। भविष्य की ध्वनियां और चित्र इस कविता में आओ। शीर्षक है बारिश। घर से निकलते ही होने लगती है वर्षा।
थोड़ा बढ़ते ही मिटते जाते कीचड़ में पिछले पद चिन्ह। ढाढ़स के लिए पीछे मुड़कर देखते ही ओझल हो चुका होता है बचपन का घर। घन गर्जन में डूब जाती माँ बाबा को पुकारती आवाज़। पुकारने को मुंह खोलते ही भर जाता है वर्षा जल। मिट रही आयु रेखाएं त्वचा से, कंठ से बहकर दूर चला गया है मानव स्वर। पैरों से उतरकर कास की जड़ों में चली गई है गति। अपरिचित गीली जमीन पर वृक्ष सा खड़ा रह जाता आदमी। पत्तों पर होती रहती है बारिश। राख। शीर्षक है राख। ढेर सारा कुछ भी तो नहीं जला है इन दिनों, न देह न जंगल, फिर कैसी यह राख है रोड। जागते में भर जाती बोलने के शब्दों में। किताब खोलो तो भीतर पन्ने नहीं राख। एक फुसफुसाहट में गर्क हो जाता चुंबन और जुबान पर लग जाती राख। राख के पर्दे, राख का बिस्तर, हाथ मिलाने से डर लगता दोस्त थमा न दे थोड़ी सी राख। बहुत पुरानी घटना हो गई कुएं पात तालाब का पानी देखना। अब तो उसको ढके हुए है राख। राख की चादर ओढ़कर घुटने मोड़े मैं सो जाता हूँ घर लौटकर। सपनों पर निशब्द गिरती रहती है राख। इतिवृत्त। घोड़े की पीठ पर सो लेते थे बाबा। घोड़े की पीठ पर सो लेते थे बाबा। एक बार ऐसे ही पार कर गए थे पारिवारिक किंवदंती की नदी। घोड़े की पीठ पर सोते सोते पुजारी पिता भोर में नहीं उठ पाते थे जिस रोज। देवी को स्वप्न से उठते थे हड़बड़ाए। देवी ने लात मारकर जगाया कहते, फिर उस पदाघात को प्रणाम करते अमूर्त दिशा में। चाचा को बस में बैठते ही नींद आ जाती थी। चौंक चौंक उठते थे सपने की दुर्घटना में। थोड़ी देर में पहचानते थे अपना आसपास। माँ गुड़ी मुड़ी होकर सो रही है रसोई के ही फर्श पर। कभी सोती है पूजा घर में। भाई सपने में अक्सर डांटता है किसी को, पहले कहाँ सोता था मेरे पेट पर घुटना टिकाए बगैर। कहानी या अपने रुदन के विस्तार में ही सोता है मेरा बेटा। अधूरे कामों के टुकड़ा टुकड़ा वाक्यों में डूब रही है पत्नी अपनी थकन में सोने से ठीक पहले। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है अपने सोने और जागने की आदतों के बारे में। एक और 3-4 है तो चुनना पड़ेगा फिर। ये प्रोज में मैंने लिखा है शेर दागना नाम है जी। शेर दागना। फिरोज अख्तर फिरोज या किसी गांव के तखल्लुस वाले शायर दोपहर जब आए तो खासे प्यासे थे, लेकिन पानी का गिलास हाथ आते ही उन्होंने शेर दाग दिया जो मेरे कान को छूता गुजरा और मेरे पुराने घर की दीवार की पलस्तर में जा धंसा, जहां से थोड़ी रेत और सीमेंट भुरभुराकर झर गई। दाद न मिलने पर और एक शेर सुनाया जो मेरी नासमझी की दीवार से टकराकर थोड़ा और पलस्तर गिरा गया। थोड़ी देर में तो कमरा चांदमारी का मैदान हो गया था और आने वाले लोग थे कि चारों ओर आदिवासियों की तरह मरे पड़े थे और शेर थे कि क्लाशनिकोव की मैगजीन हुए जा रहे थे। अंत में अपनी शेरवानी, टोपी और अपना दीवान समेट कर जब वो चौकी से उठे तो उन्होंने क्षेत्रीय बोली में तंबाकू मांगा। धन्यवाद। अनायास। तुम्हें अलग होना हो तो उस तरह अलग होना जैसे पका फल पेड़ से अलग होता है। अनायास। हर सांस में सवेरा उतर सके, हर गिरता हाथ संभल सके। खिलना ऐसे, लिखना ऐसे, शब्द और शून्य में, भाषा और जीवन में, आकृति की कृति में, स्वयं निराकार होते हुए। पांडुलिपि। अचानक किसी क्षण में मेरा सारा समय खत्म हो जाएगा।
मैं शब्दों में मर जाऊंगा या खिलाऊंगा। हो सकता है इस जीवन को जीने के लिए एक और दिन मिल जाए, या उत्तर कविताओं में नए नाम मिले। दो अंधेरे। जब रात में अकेले जगता रहता हूँ सफेद पांडुलिपि पढ़ते हुए। फूल। मेरी जेब में अब कोई जवाब नहीं बचे। अपने फूलों से प्यार करते हुए शांति से। जो हंसने के दिन होगा वह अभी और यहीं है, यह देख रहा हूं। फूल यूं खिल रहे हैं मानो मेरे शव पर चढ़ाने हों। रचाव। आंख में मंदिर की शांति अभी उतरी नहीं। गो शब्द न जाने कब चले गए। दागदार है पर मौन। रचाव के रंगों से घुलता हुआ सब मिट गया। अतिथि। आवास की जगह पर वह भी था वहां, वैसे ही जैसे समुद्र में बूंद। ऐसे ही वह एक बार और मिल रहा था, जैसे एक बार सहसा निकल पड़ा वीणा का स्वर फिर उसमें छिप जाता है। क्या दृश्य को छोड़ दिया गया है? कौन है जो इस तरह तिरोहन में है, जैसे गर्मी में बर्फ का ढेला। आंख की आग से, धनुष से छूटे तीर से। अब अतीत है जवाब, वह चला गया है एक अच्छे अतिथि की तरह। नाम। अपने पदचिन्ह पर नाम लिख रहा हूं। जब पदचिन्ह पर चलेगा कोई मिट जाएगा नाम। उचार। कभी कभार शब्दों को वह काम कर सकना चाहिए जो रंग बिरंगे फूल करते हैं, लेकिन याद रहे फूल अप्राप्य हो और शब्द ऐसा हो जो सब उचार सके। स्वप्न में साधु। मैं श्रद्धालु हूं। मेरी आंख में पृथ्वी घूम रही है। मेरा मुख आईने में सच देखता है। अपने अंधेरों में खोए शब्द उचरने लगते हैं। लिखने से अक्षरों को हृदय सींच रहा है। पौ फटती रात पूर्ण है और चांद तिरोहित। छिपा हुआ प्राचीन से विस्तार लेता है। भीतर बारिश हो रही है। हर स्वर समुद्र और भाग रहा है। हर सांस अपने में स्थापत्य रचते मुझे सोख गई है, और मेरा माथा टकराया है पोढ़ी भीत से। कौन है वह पार्थिव साधु जो छत पर खड़े अन्न से शब्द हवा में चितरा रहा है? अपने लिए। ऐसा सफेद नहीं जानता कोई भी। प्रवेश केवल हृदय से। अपने लिए एक बार फिर पर्दा गिरा लेता हूं। शब्द में शंख। न समाप्त होने वाली संगीतमय पंक्ति में सबसे सुखी सुंदरी है। वह ऐसे है जैसे शब्द में शंख बज रहा हो। वह ऐसे है जैसे दृश्य में अदृश्य उजागर हो। वह तिलिस्म रचना का है। वह सांस मृत्यु की है। आनंदी सब अपना लेती है।
वह कल्पना का वरदान है, एक अनाम फूल मेरे लिए, जिसे देखते ही स्वर्गीय हो जाऊंगा मैं। देखना, देखना, जब मैं कविताएं पढ़ूं तब सभागृह में कोई न हो, जैसे भाषा या जीवन में पढ़ने वाला तो कतई नहीं और सुनने वाला कल्पना तक से बाहर, और दर्शक भी न रहे आत्मा, जब मैं कविताएं पढ़ूं लिखता हुआ मिलूं। भिक्षु, दिल से चला गया जो लौटा न फिर, अपने घर रीते मात बेहात, खप्पर लिए कोई घर है जहां भिक्षु नहीं। फूल, कोई दिल में ज्यों धड़क रहा, कम होते गए क्यारी में फूल, और सुवास भी बहती हुई फूल में रही। हंसती किताब, चुपचाप रख आता है एक पुरानी किताब, पेड़ के खोखल की भूरी तह के नीचे। सांस लेता सवेरा जब खोजता है शब्द, भूसे के सूखेपन में, थके जंगल में हंसती है किताब। बारिश, बारिश हो रास्ते में तो भीगना मत, शरण ले लेना, सांस के एवज में वहां अब कोई चिड़िया कभी अंडे नहीं देगी। पढ़ सकता हूं जी। लिखत और पढ़त, लिखत आंख पढ़त, हर लेती होनी देखती, पिंजर में अक्षरी दर्द दर्शी है, खुला जख्म शब्द में शमशान, काता जीव का उल्टी जीभ, नर नार सीख मिली, पढ़त आंख लिखत। एक भिन्न मिजाज की है। कातिल, एक रूपसी से रसकेली करते हुए मेरे हाथ प्यार के सिवाय कुछ न लगा, सो मैं पलट आया। क्या बात? मर्दाने तरह से वक्त को अपनी जेबों में डाले आजाद, मेरी कल्पना में कातिल कला है खूबसूरती। स्वप्न में भिश्ती, मश्क लटकाए खड़ा भिश्ती बोला, सुनो, एक गिलास में उतना ही पानी भरा जा सकता है जितना वह खाली है। भरना जारी रखने में वह न केवल बाहर गिरता रहेगा बल्कि अंदर बदलता भी। कौन सा बाहर है, कौन सा भीतर, दोनों, अंदर का पानी, बाहर का पानी, बिना उम्मीद के बदलता पानी भी। इतना बोल वह गायब हो गया और मैं गिलास को रोते हुए सुन रहा हूं। एक और हो गया जी। धन्यवाद। काव्य पाठ खत्म होते होते मैं खलनायक बन जाऊंगा। अगर पहले से नहीं हूं तो सर ऐसा क्यों? आपकी क्या है? उसी क्षण आपने थोड़ा सा नीचे
फिदा हुसैन के लिए कविता है। दीवार पर एक आकृति जैसी थी, उसमें कुछ रंग जैसे थे, कुछ रंग उसमें नहीं थे। उसमें कुछ था और कुछ नहीं था, बिल्कुल उसके सर्जक की तरह। उस पर जो तितली बैठी थी वह भी कुछ अधूरी सी थी। तितली का कोई रंग न था वहाँ, वह भी दीवार जैसी थी और दीवार अपनी जगह पर नहीं थी। इस तरह एक कलाकृति अपने चित्रकार के साथ अपने होने और न होने के मध्य अपने लिए एक देश ढूंढ रही थी। हम ही थे। हमारे लिए कुछ भी न शुभ था न लाभ, किसी अपशकुन की तरह दिक्शूल हम ही थे। हमारे लिए न अन्न था न शब्द, वस्त्रहीन भयग्रस्त भी हम ही थे। हमारे पास न कला थी न विचार, न सभ्यता न संस्कृति, न घृणा न क्रूरता, न उम्मीद न विश्वास, न एक टुकड़ा जमीन न खाली आकाश। जैसे हम हैं वैसे हम ही थे। कथा। किसी समय में एक पीढ़ी ने कही थी एक कहानी, जिसे एक दूसरी पीढ़ी ने चुपचाप सुन लिया था। निर्वात नहीं था तब, शायद आपात भी नहीं, मगर राजा किसी भी क्षण कुछ भी निषेध कर देता था। यह समय कुछ लोगों को शोक में व्याकुल किए था और कुछ से राजा के सहस्र नामों का जप करा रहा था। इस कहानी में स्वस्थ सौम्य सम्राट नहीं था नायक। हाँ, एक बुढ़िया जरूर थी। यह चांद पर चरखा काट रही बुढ़िया नहीं थी, किंतु धरती पर कलंक की तरह पहचानी जाती हुई। 1.5 बिस्वा ऊसर में अपने तमाम जवान बेटे जोत चुकी थी यह। कुछ भी हो, मगर बड़ा कठिन समय रहा होगा जब एक पीढ़ी ने कही होगी कोई कहानी, जिसे एक दूसरी पीढ़ी ने चुपचाप सुन लिया होगा। तबला। किसी की खाल है जो खींचकर मढ़ दी गई है। मढ़ी हुई है मृतक की जीवंत भाषा। मृतक के परिजनों का विलाप कस गया है इस खाल के साथ। वादक की फूंक से नहीं, खाल के मालिक की आखिरी सांस से बज रही है वो बांसुरी जो संगत पर है। धा धा धिन धा और तिरकिट के पीछे एक विषादी स्वर है। संकटग्रस्त। भूमंडलीकरण के इस युग में संकट ही संकट थे। स्थानीय लोग कुछ वैश्विक संकटों से जूझ रहे थे और वैश्विक लोग स्थानीय संकटों से। मेरा संकट मेरी टूटी खाट थी, जबकि मैं स्वप्न में था। किसानों के पास कर्ज था और उद्योगपतियों के पास मर्ज। सरकार को किसी से कोई हर्ज नहीं था। खुदगर्ज सिर्फ हिंदी का कवि था, लेकिन वह भी संकट से दुबराया था। न उसकी किताब बिकती थी और न उसकी आत्मा। उसके शरीर में जन्म से ही एक ही गुर्दा था, वह उसे भी नहीं बेच सकता था, बस इसीलिए मुर्दा था। पासवर्ड। वंश परंपरा में मेरे पिता के पिता के पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। मेरे पिता के पिता को अपने पिता का वारिस अपने को सिद्ध करने के लिए भी 19 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा था। मेरे पिता के पिता के पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। मेरे पिता के पिता को अपने पिता का वारिस अपने को सिद्ध करने के लिए भी 19 साल मुकदमा लड़ना पड़ा था, जैसे उनके पिता को अपने होने की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। मेरे पिता के पास एक हारमोनियम था, जिसके स्वर ही उसकी निजी संपत्ति थे। मेरे पिता के पास उनकी निजी नौकरी थी, उस नौकरी के निजी सुख दुख थे। मेरी भी निजता अनंत अपने निर्णयों के साथ। इस पूरी निजी परंपरा में मैंने सामाजिकता का एक लंबा पासवर्ड डाल रखा है। निषाद कन्या। मैं मछलियां बेचती हूँ।
जल से ही शुरू हुआ जीवन पृथ्वी पर, मेरा भी। आदिकाल से ही अपने देह की मत्स्यगंध लिए महकती डोलती तुम्हारी वेगवती कल्लोलिनी भाषा के प्रवाह में मछलियां पकड़ती, अपने को खोलती। मेरा ध्रुव तारा जल में है, मेरा चांद मेरा सूरज जल में ही दिखता है। मेरे लिए आरक्षित नहीं कुछ भी, मछली भर मेरी निजता है। अपने गल्फरों से सिर्फ तुम्हारे लिए सांसें लेती थक गई हूं। अपने घर लौट जाओ ऋषि। तुम्हारे आत्मिक संकल्पबद्ध हैं और तुम्हारे पास न अपनी जर्जर देह का कोई विकल्प है, न परंपरा का। ऋषि लौट जाओ अपनी अमृत और मोक्ष की मोह कल्पनाओं में। मुझे तो इसी जल में फिर जन्म लेना है। युग एक समय में रहे होंगे कम से कम दो, जितने की आवश्यक है सृष्टि के लिए। दो आवाजें भी रही होंगी कम से कम, एक सन्नाटे की, एक अंधेरे की। अंधेरा भी दो तरह का रहा होगा अवश्य, एक भीतर का, दूसरा बाहर का। जल थल, सर्दी गर्मी, दिन रात, युग में ही रहा होगा जीवन, सुख दुख से भरा हुआ। मेरा कुछ भी नहीं। मेरे हाथ मेरे नहीं हैं, उन पर तो नियोक्ता का अधिकार है। मेरे पांव मेरे नहीं, उन पर सफर लिखा है, जैसे सड़क किनारे का वो पत्थर, भरवारी 40 किलोमीटर। तब तो मेरा हृदय भी मेरा नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं मेरा। मेरा सचमुच कुछ भी नहीं, वह ललाट भी नहीं जिस पर गुलामी लिखा है और प्रतिलिपि से नथी है मेरी आत्मा। लोकार्पण। एक एक सांस भीख में मिली थी और हर कविता चीख में। रोज सूर्यास्त के बाद एक रण शुरू होता था जिसमें हमें कोई संरक्षण नहीं था। कोमल आवरण में नंगई का कठोर आचरण था, जिसके पीछे लोकतंत्र का अपना व्याकरण था। दरिद्रता से सना समर्पण था, जिसका भव्य लोकार्पण था। बहुत दिन हुए जब साहित्य समाज का दर्पण था। प्रेम कविताओं की एक सीरीज में पहली और अंतिम कविता स्मृतियों के भीतर बाहर। केन बहुत धीर और प्रशांत है, यमुना में मिलने से पहले ही ठिठक गई जैसे। खजुराहो के भित्ति चित्र प्राणहीन हो चुके हैं, रति मुद्राएं थम गई हैं। एक जोड़ी स्तंभ सूख कर लटक गए हैं, पूरी काया में पपड़ी है, वह भी जहां तहां उखड़ी है। यह किस शिव का शाप है, किस कामदेव का पाप। भस्म होकर भी अपने पुष्प शरों को साधे भटक रहा हूं, मेरी प्रिया मेरी रति। और अंतिम ये सीरीज, सिर्फ स्मृतियों के सहारे क्या जिया जा सकता है पूरा जीवन, जबकि स्मृतियों के बाहर ऐश्वर्य है, सुख है सब प्रकार का, एक लंबी नींद है। और स्मृतियों के भीतर इतिहास है, मेरा तुम्हारा हम सब का। एक गुजरा हुआ जमाना है, एक हाहाकार है। स्मृतियों के बाहर शुद्धाकुल देह है, निशंक मन है। स्मृतियों के भीतर दुविधा है, दूसरा ही जीवन। शायद रामदास को पता था कि उसकी हत्या होगी, शायद उसे न पता रहा हो, शायद हत्यारे को ही पता रहा हो, या उसे भी आखिरी वक्त पर पता चला हो। शायद रणवीर सहाय को पता रहा हो या प्रधानमंत्री को। शायद तुम्हें पता हो कि अभी यहां से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। शायद सभाध्यक्ष को पता हो या संचालक को, किसी न किसी को तो जरूर पता होगा इस सूचना युग में। शायद रक्षा मंत्री को, शायद गृह मंत्री को, अब मुख्यमंत्री को तो जरूर ही पता होगा, आखिर उनके सूबे की बात ठहरी। यह जो शायद है,
इसमें थोड़ा सा यकीन है, संदेह है, अनुमान है, एक संविधान है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है, मगर अब भी खतरे में कवि की जान। मैं लौट रहा हूँ। कुछ लोग युद्ध जीत कर लौटते हैं, कुछ वहीं मारे जाते हैं जिनके लौटते हैं शव। कुछ ऐसे होते हैं जो पीठ दिखाकर लौटते हैं। ऐसे ही किसी संग्राम से मैं लौट रहा हूँ। मैं लौट रहा हूँ हिंसा से विचलित होकर नहीं, मृत्यु के भय से नहीं। अपने ही प्रिय युद्ध क्षेत्र में अपने न पहचाने जाने की निस्वार्थ अनंत इच्छाओं के साथ मैं लौट रहा हूँ। दोनों हाथों से अपने चेहरे को छिपाए पिछले कर्मों पर लीपापोती करता हुआ कवियों, तुम्हारे संसार से मैं लौट रहा हूँ। नहीं बैठा पृथ्वी पर, वह जिसके अंतरिक्ष में लटके अनाथ पैर तारों से टकराते हैं, कभी मंगल पिंडली को रगड़ता निकल जाता है, कभी नेपच्यून जांघों में आ फंसता है, कभी चंद्रमा के लगने से अंगूठे का नाखून नीला पड़ जाता है, कभी सूर्य भवों को झुलसा देता है। कितना वेद्य है वह पृथ्वी पर जिसका धड़ हवा के साथ हिलता है। सुनाई दे रहा होगा ना? कैसे शुरू करिए? सुनाई दे रहा है पर प्रभाव वैसा नहीं। गड़े जमे खूंटों को थामे नहीं बैठा पृथ्वी पर, वह जिसके अंतरिक्ष में लटके अनाथ पैर तारों से टकराते हैं, कभी मंगल पिंडली को रगड़ता निकल जाता है, कभी नेपच्यून जांघों में आ फंसता है, कभी चंद्रमा के लगने से अंगूठे का नाखून नीला पड़ जाता है, कभी सूर्य भवों को झुलसा देता है। कितना वेद्य है वह पृथ्वी पर जिसका धड़ हवा के साथ हिलता है, मन जिसका अकुलाता रहता है जैसे भ्रूण, सांचे जिसको समेट नहीं पाते, भेद जिसे समर्थ नहीं करते, विभाजन रेखाएं जिसकी नागरिकता को कुतरती रहती हैं दिन रात, और इरादे जिसके आंख मिचौली खेलते रहते हैं अंतिम तौर पर सब कुछ हो चुकी दुनिया से। कितना वेद्य है वह घसीटती फिरती है जिसे बाल पकड़कर अनजान इलाकों में पूर्ण होने की इच्छा। हिंदी साहित्यकार पर कुछ करें। हाँ। नहीं, आप जो नहीं, वो ये सुना दे। तुम अगर हिंदी के साहित्यकार हो, तो प्रसन्नता का बज्जाज खाना खोलने से पहले तुमको सोचना चाहिए। प्रसन्नता एक वस्तु है जिसका व्यापार इतना आसान है कि अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। दुख तो हाँका जा रहा है किनारों पर अंधेरे में कि वह शोध का विषय लगने लगे। एक द्वीप है जिस पर तुम बैठे हो एकाकी, और आसपास सस्ती खुशियों का समंदर ठाठे मार रहा है। सर्कस की फ्लड लाइटें कभी कभार तुम्हारे ऊपर से गुजर जाती हैं। तुम उन्हें दिखते हो अपनी कुंडली में फंसे पानी के विषहीन सांप की तरह, दिलचस्प और प्राचीन। तुम एक ऐसे देश में हो जिसने अपने आराध्यों से काम लेना सीख लिया है। मूर्तियों को उसने भीतर से खुरच दिया, गणेश जी को गुल्लक कर दिया और पोथियों को बटवा। एक देश पवित्रता के छिद्रहीन परकोटे में जिसकी रातें इतनी गलत गुजरीं कि उसने सब कुछ को पटक देना चाहा, पर पटके सिर्फ कूल्हे, और एक पूरी फौज खड़ी कर दी जो अगली एक सदी सिर्फ नाचने वाली है। यह प्रतिशोध में खेलता हुआ नाच है जिसका ग्रंथों और नसीहतों पर बहुत कुछ लेना निकलता है, और जहाँ तक तुम सफल थे वहाँ तक तुम पर भी। तुम अगर हिंदी में पढ़े हो और साहित्यकार भी हो तो तुम्हें अपने शत्रु को पहचान लेना होगा। हो सकता है वह तुम्हारे घर में ही हो, कोई बेटा तुम्हारा, बीवी या बेटी। पड़ोस में तो वे रहने ही आ गए हैं। शाम के झुटपुटे में छत पर तुम्हें इतनी प्रसन्न हैरानी में भला और कौन देखेगा।
तुम अगर हिंदी के साहित्यकार हो तो अब तुम्हें एक नाच का और कुछ गालियों का आविष्कार करना होगा जो उस त्वचा को भी चीर सकें जिसको सब तत्व उपलब्ध रहे। तुम्हें अंग्रेजी के सॉरी और थैंक यू का जवाब ढूंढना होगा जो तुम्हारे क्रोध से बचकर जाते हुए आदमी को वापस आने पर मजबूर कर दे और वह खड़ा होकर तुम्हें समझने की कोशिश करे। तुम्हें मालूम करना होगा कि लाल किले में बंद खूंखार तलवारों से अब उनके बच्चे भी क्यों नहीं डरते। तुम्हें उन डाकुओं और लुटेरों को वापस बुलाना होगा जिन्होंने सदियों तक सुखियों के जोश को बाड़े में रखा, उनकी तन मन रंजक हिंसा को ना था। तुम्हें अच्छाई के लिहाफ को उधेड़ कर देखना होगा कि सींग वाले पिस्सों की यह फौज कहाँ पल रही है। तुमको इस लोभ से निकलना होगा कि पुरस्कार समिति तुम्हारे नमस्कार, नमो नमः, कृपया, कृपा करें, क्षमा चाहता हूँ और जीने दें बराए मेहरबानी को भी गिनेगी जब गिनने बैठेगी तुम्हारी कामयाबियों को। तुम्हें अपनी कामयाबियों से छुटकारा पाना होगा क्योंकि उनके बावजूद तुमको हास्यास्पद समझ लिया गया है। हालांकि कहा नहीं गया क्योंकि संस्थापक की बीवी को भदेश जमता नहीं। शहर शामली। शामली एक शहर है इधर सहारनपुर जाते हुए दिल्ली रोड पे। न तुम यहाँ आ सकते हो न तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं हूँ शहर शामली, दिल्ली रोड, उत्तर प्रदेश। होता क्या है बाबू कि जितना तुम समझते हो चीज़ें उससे ज़्यादा जानती हैं। मतलब कि मैं भी एक चीज़ हूँ और मैं कहता हूँ कि अब बस। वहाँ जाम बहुत लगता रहता है। सकारात्मक सोच के बाद भी सोचने के लिए काफ़ी कुछ बच जाता है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मसलन क्या। मसलन मैं और तुम्हारे अलावा और ये सब इतने सारे, ये सिर, ये पैर, ये सड़कें, ये ट्रक, ये कारें, ये कुत्ते, ये दुकानें और ये जगह जहाँ तुम दिल्ली से आकर अटक जाते हो और जहाँ एक चूहे के घुसने की भी जगह बची नहीं और जहाँ तुम अपनी नई कार और नई सफलता को ठेले जा रहे हो। तुम कहते हो कि देखो जाम हो गया, कोई न आ रहा है न कोई जा रहा है, सब खड़े हैं और ट्रैफिक पुलिस का सिपाही अधमरे दिलचट्टे की तरह छटपटा रहा है। पर मैं कहूँगा कि यह तुम्हारी अकल का अंत है। खुशियों के घटाटोप में और चलते ही चलते, खुशियों के घटाटोप में और चलते ही चलते चले जाने की धुन में, किसी भी कीमत हार कर न बैठने की जिद में और किस्म किस्म के डरों और आशंकाओं में ये हो जाता है। देखो, खाने वाले मुंह रोज़ बढ़ रहे हैं और हंसने वाला रोज़ एक कम हो जाता है। ऐसे में ऐ बाबू बेशर्म, हमारे भी बारे में कुछ सोचो। हम जो तुम्हारे छोटे छोटे शहर हैं, दिल्ली, कलकत्ता या बम्बई रोड पर कहीं तुम्हारी ट्रेनों, बसों और कारों की खिड़कियों से झांकते कभी कभी। सुनो, तुम अपनी नई फैक्ट्री किसी भूखी बंजर ज़मीन पर जाकर क्यों नहीं लगाते बे? कुछ मैंने नज्म के जैसी भी कविताएं लिखी थी, एक पढ़ देता हूँ उसमें से। मर्दानगी। पहला नियम तो ये था कि औरत रहे औरत, फिर औरतों को जन्म देने से बचे औरत। जाने से पहले अक्ले मर्द ने ये कहा। पहला नियम तो ये था कि औरत रहे औरत, फिर औरतों को जन्म देने से बचे औरत। जाने से पहले अक्ले मर्द ने कहा ये भी, मर्दों की ऐशगाह में खिदमत करे औरत। इतनी अदा के साथ जो आए ज़मीन पर, कैसे भला वो पाँव भी रखे ज़मीन पर। बिस्तर पे हक उसी का था, बिस्तर उसे मिला, खादिम ही जाके बाद में सोए ज़मीन पर। इस तरह खेल सिर्फ ताकतों का रह गया, एहसास का होना था हिकमतों का रह गया। सबको जो चाहिए था वो मर्दों ने ले लिया, सबसे जो बच गया वो औरतों का रह गया। यूं मर्द ने जाना कि है मर्दानगी क्या सै, छाती की नाप जांघिया का बांकपन क्या है। बाहों की मछलियों को जब हुलकारता चला, पीछे से फूल फेंक के देवों ने कहा जय। बाद इसके जो भी सांस ले सकता था मर्द था, जो बीच सड़क मूदता हगता था मर्द था। घुटनों के बल जो रेंगता था मर्द था, वो भी पीछे खड़ा जो पाँव मसलता था मर्द था।
कच्छा पहन के छत पे टहलता था मर्द था, जो बेहिसाब गालियां बकता था मर्द था। बोतल जिसे बिठा के खिलाती थी रात को, पर औरतों को देख के लगता था मर्द था। जो रेप भी कर ले वो मर्द और ज्यादा, फिर कह के बिफर ले वो मर्द और ज्यादा। चलती गली में कूद के दुश्मन की बहन को बाहों में जो भर ले वो मर्द और ज्यादा। मर्दानगी को थाम के बीमार चल पड़े, बूढ़े जवान ना किसो लाचार चल पड़े। मर्दानगी के बांस पे टांग के झंडे, करने वतन की देख रेख यार चल पड़े। बस हो गया। एक और पढ़ दीजिए। देर से आए हैं आप। एक पावर पढ़ लीजिए, पावर। पावर पॉइंट। पावर गली गली थी, छज्जे पे भी खड़ी थी, छत पे लगा के आला घर घर में झांकती थी। पावर का था विधाला, पावर की थी पढ़ाई, टीचर भी किया करता पावर की ही बड़ाई। पावर के ही सबक फिर माँ बाप ने रटाए, पावर का पेन लाए पावर की रोशनाई। पावर के 4 पहिए, पावर के 8 बाजू, पावर के हाथ में था इंसाफ का तराजू। पावर ने जिसे चाहा आकाश में उछाला, पावर ने जिसे चाहा मारा पटक के ताजू। पावर ने गले जिसके जयमाल डाल दी हो, दुनिया में घूमता है दामाद की तरह वो। ससुराल हर शहर में, दुल्हन हर एक घर में, हर द्वार पर ठहर कर कहता है जी उठो तो। पावर के सर पे पावर, पावर के तले पावर, है और क्या जमाना, हायरार्की ये पावर। पावर की सीढ़ियों से कुछ हाँपते गए थे, आए हैं जब से वापस, फिरते हैं लिए पावर। पावर ने सबको बोला जाओ दिखा के पावर, सब दौड़ पड़े घर से लाए उठा के पावर। थी जिसके पास जैसी नुक्कड़ पे ला के रख दी, फिर शहर भर ने देखी मोटर में जाके पावर। पूछा पावर जिसे न भाए, फिरता वो सर झुकाए, पूछो पता ठिकाना वो जाने क्या बताए। जी मैं जी हाँ जी ना जी ऐसे जी क्या पता जी, ऐसे डफर को पावर खुद ही न मुँह लगाए। पावर में एक कमी थी, तन्हाई से डरती थी, चलती थी झुंड लेकर जब घर से निकलती थी। फिर बोलती थी ऊंचा ज्यों सामने बहरे हों, और साथ में छिपाकर हथियार भी रखती थी। पावर को चाहिए थी थोड़ी सी और पावर, रहती है अधूरी ही पावर बतौर पावर। हमको तो कनखियों से खामोश कर देती है, पावर के लिए नचती पर ठौर ठौर पावर। मित्रों, आज कविता का ये पहला संस्करण यही संपन्न होता है। हम चारों कवियों के बहुत आभारी हैं। वो अंबिकापुर से, इलाहाबाद से, दिल्ली से, राजकमल प्रकाशन से यहाँ आए और उन्होंने आपको अलग अलग रंग की कविताएं सुनाई। ये हमारी तिमाही होगी, ये कब है वो? मई में 25 मई में हम फिर से दूसरा सत्र आयोजित करेंगे और उसकी सूचना यथा समय आपको मिलेगी। तो मई का महीना जो है वो काफ़ी गर्म महीना होता है, लेकिन उस गर्मी से कविता ही राहत दिला सकती है, ऐसा मानकर या ऐसा भ्रम पालकर आप आइए। 7-8 अप्रैल को हम कविता की एक रजा द्वैवार्षिकी शुरू कर रहे हैं। पहली द्वैवार्षिकी 7-8-9 मई अप्रैल को त्रिवेणी कला संगम में होगी, जिसमें 15 भाषाओं के 45 कवि शिरकत करेंगे। कविता और स्मृति, कविता और स्वतंत्रता, कविता और अंतःकरण, इन 3 विषयों पर उसमें कुछ बातचीत भी होगी। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि रजा साहब की कविता में बहुत दिलचस्पी थी, तो ये पहली द्वैवार्षिकी भारतीय कविता पर है। 2 वर्ष बाद यानी 2019 में दूसरी द्वैवार्षिकी एशियाई कविता पर होगी, और उसके 2 वर्ष बाद यानी 2021 में, जो कि रजा साहब की जन्म शती का भी वर्ष होगा, तीसरी द्वैवार्षिकी विश्व कविता पर होगी।
कि आगे क्या होगा, कविता का क्या होगा, हमारा क्या होगा, किसको पता। आप आए, धन्यवाद। आयोजन CSOI क्या था? CSI ओ सेंट्रल नहीं सर, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट। तो कुछ ऑफिसर्स को भी तो मतलब समझ अकल देनी चाहिए। तो वहाँ एक आयोजन शुरू कर रहे हैं। पहला आयोजन गांधी पर है, जिसमें 2 तारीख को 6:30 बजे, जिसमें डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर आशीष नंदी, उदयन वाजपेयी और रामीन जहरन बेगलू, ये 4 लोग भाग ले रहे हैं। आप आ सकें, गांधी में आपकी दिलचस्पी हो, विचार में आपकी रुचि हो,